दोस्तों, क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो पुराने वक्त को याद करके कहते हैं कि एक जमाना था जब समोसा 3 रुपए का था, 1 रुपए में ये आ जाता था, वो आ जाता था। अगर हाँ, तो क्या आपने कभी सोचा है कि इनके दाम कैसे बढ़े? इसका एक आसान जवाब है, महंगाई। पर महंगाई कैसे बढ़ती है? इन्फ्लेशन क्या है और क्यों है? और सबसे जरूरी सवाल, हमारा पैसा कौन कंट्रोल कर रहा है और कहां से आ रहा है? हेनरी फोर्ड ने एक बार कहा था कि अगर आम लोगों को पता चल जाए कि पैसा आखिर कैसे बनता है तो शायद कल सड़कों पर दंगे होने लगे। और सच कहें तो ये बात गलत भी नहीं है। अगर आप इस अजीबोगरीब सिस्टम को आज समझना चाहते हैं तो तैयार हो जाइए कुछ बहुत ही बड़े खुलासों के लिए। वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो कौन कंट्रोल कर रहा है हमारा पैसा? ना आप, ना हम, ना कोई प्राइवेट कंपनी। और अगर आपको लगता है कि सरकार इसे कंट्रोल कर रही है तो भी आप एक झूठ को जी रहे हैं। अगर हमें पैसे की बात करनी है तो अमेरिका चलना होगा। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस देश में रहते हैं, क्योंकि हर देश की करेंसी यूएस डॉलर पर डिपेंड है। डॉलर के हिसाब से ही बाकी करेंसीज के रेट तय होते हैं। लेकिन सोचिए कि अगर डॉलर में ही कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ी हो तो? 20वीं सदी की शुरुआत में कुछ लोगों ने अमेरिका में एक सीक्रेट मीटिंग की। मीटिंग सीक्रेट इसलिए थी क्योंकि ये दुनिया बदलने वाली थी। और इस मीटिंग में बैठे 7 लोग दुनिया के सबसे अमीर लोग थे। कितने अमीर? इतने अमीर कि इन 7 लोगों के पास उस वक्त दुनिया का 25% पैसा था। मीटिंग 9 दिन तक चली और इस मीटिंग से निकला फेडरल रिजर्व सिस्टम। इस सिस्टम ने फेडरल बैंक को जन्म दिया, जो सरकार को कभी भी लोन दे सकता था। उस वक्त के बाकी बैंकर्स ने सिस्टम का विरोध किया, लेकिन अपनी चालाकी और मीडिया को मैनेज करते हुए इन लोगों ने सिस्टम अमेरिका की कांग्रेस से पास करवा लिया। और उसके बाद ये सिस्टम फैलता हुआ दुनिया भर में चला गया। आज नॉर्थ कोरिया समेत सिर्फ 3 ही ऐसे देश हैं जहां अभी भी ये सिस्टम नहीं है। ये सिस्टम था एक सेंट्रल बैंक बनाने का। अमेरिका में फेडरल रिजर्व बैंक और भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। शुरुआत में सिस्टम ब्रेटन वुड्स सिस्टम फॉलो कर रहा था, यानी कि डॉलर को सोने से बैक किया जाएगा और डॉलर की कीमत सोने पर निर्भर करेगी। इसका एक फायदा यह था कि अगर आपके पास डॉलर में पैसा है तो आप उससे कभी भी सोना तो कम से कम खरीद ही सकते हैं। आसान भाषा में कहें तो आपके पास जो नोट है वो कागज नहीं है, सोना है। इस सिस्टम के चलते डॉलर सोने पर निर्भर हो गया और दुनिया की बाकी सारी करेंसीज डॉलर पर। सभी करेंसीज का एक्सचेंज रेट फिक्स था। साथ ही यूएस डॉलर इंटरनेशनल ट्रेड की भी करेंसी था। सभी देशों के बैंक अपने यहाँ डॉलर्स में कुछ रिजर्व रखते हैं ताकि व्यापार किया जा सके। सब सही चल रहा था, लेकिन फिर अमेरिका में आए रिचर्ड निक्सन, उनके 37वें राष्ट्रपति, जिन्होंने डॉलर की गोल्ड पर डिपेंडेंसी को समाप्त कर दिया। इसका मतलब अब जरूरी नहीं है कि डॉलर के बदले आपको सोना मिल सके। इसका यह भी मतलब था कि अब आपके पास डॉलर है तो कोई नहीं जानता इसकी असली वैल्यू क्या है। बस सरकार ने आपसे वादा किया हुआ है कि इसकी कुछ वैल्यू है, इसीलिए उसकी वैल्यू है। जैसे ये हुआ, दुनिया की सभी करेंसीज पर इसका प्रभाव पड़ा, जो आज तक देखा जा सकता है। किसी को नहीं पता कि आपके पास पैसे का मूल्य क्या है, क्योंकि इसका कोई मूल्य है ही नहीं। ये वो सरकार द्वारा किया गया वादा है, और वादा भी भारत की सरकार ने नहीं, अमेरिका की सरकार ने आपसे किया हुआ है, क्योंकि हमारा पैसा तो अमेरिका के कंट्रोल में है। अब इतना समझने के बाद आते हैं इस बात पर कि पैसा बनता कैसे है। इसका जवाब थोड़ा सा पेचीदा लगेगा आपको, लेकिन यही सच है कि हमारा पैसा लोन से आता है। मतलब कि जब सरकार को लोन चाहिए होता है तो वो एक बॉन्ड बनाती है। ये बॉन्ड आखिर में एक सेंट्रल बैंक तक जाता है, जैसे कि फेडरल रिजर्व, और यहाँ से फेडरल रिजर्व सरकार को पैसा दे देता है। सेंट्रल बैंक इस पैसे को कहाँ ले जाता है? कहीं से नहीं, वो ये पैसा इन्वेंट कर लेता है। हर एक लोन के साथ नया पैसा इन्वेंट किया जाता है, जो धीरे धीरे अर्थव्यवस्था का हिस्सा बन जाता है। आप जब भी एक कमर्शियल बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक आपको वो पैसे नहीं देता जो उसके पास पड़ा है, वो नया पैसा बना लेता है। इस नए पैसे के कारण ही जो बाकी का पैसा है उसकी कीमत घट जाती है। अब सबसे मजेदार बात यह है कि जो पैसा आपने बैंक से लोन लिया उसके ऊपर आप ब्याज भी देंगे, तो ब्याज देने के लिए नया पैसा कहां से आएगा? जवाब फिर से यही है कि कहीं से नहीं। इसीलिए आपने देखा होगा कि दुनिया का हर एक देश इस वक्त कर्ज में है। किसी भी देश का कर्ज जीरो नहीं है, बल्कि जो देश ज्यादा समृद्ध है उनके ऊपर कर्ज और भी ज्यादा है। ज्यादा कर्ज का मतलब है लोगों के पास पैसा ज्यादा है, और लोगों के पास ज्यादा पैसा है तो इसका मतलब है लोग ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं, और आपके देश में ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, और ज्यादा प्रोडक्शन का मतलब है ज्यादा बड़ी जीडीपी। दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी अमेरिका के ऊपर इस वक्त $28 ट्रिलियन से भी ज्यादा का कर्ज है, जबकि इंडिया का कर्ज केवल $2 ट्रिलियन है।
आप खुद ही सोचिए कि कौन सा देश ज्यादा अमीर है, किसे कर्ज की ज्यादा जरूरत है। पड़ोसी देश चीन का भी कर्ज हमसे कहीं ज्यादा है और नए आंकड़ों के मुताबिक 11 ट्रिलियन से ज्यादा है। इस तरह के सिस्टम को डेट बेस्ड सिस्टम कहा जाता है, जो आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी असल मायने में देखा जाए तो ये उधार या डेट ही असल में पैसा है। अगर सभी सरकारें और सभी लोग कल अपना पूरा लोन चुका दें तो इसके बाद नया पैसा नहीं बनाया जा सकता और सारी ग्रोथ रुक जाएगी। इसलिए आपने देखा होगा कि जब किसी देश में आर्थिक संकट आता है तो सबसे पहले वहां के बैंक ब्याज दर को कम कर देते हैं ताकि लोग लोन ले सकें और लोन लेने पर नया पैसा मार्केट में चला जाए। अगर आप भी अभी काफी लोगों की तरह कंफ्यूज हैं तो इसे फिर से देखते हैं। डेट ही पैसा है। जब सरकार या आप लोन लेते हैं तो सेंट्रल बैंक को यह मौका मिल जाता है कि वो नया पैसा सर्कुलेशन में ला सके। इस पैसे की असल में कोई वैल्यू नहीं है, ये बस एक वादा है जो बैंक आपसे कर रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया के लोग इस बैंक पर भरोसा कर रहे हैं, इसलिए बस इस पैसे की कुछ वैल्यू है। साथ ही जैसे जैसे नया पैसा बनता रहता है पैसे की ओवरऑल वैल्यू कम हो जाती है और इसीलिए 3 रुपए का समोसा आज 10 रुपए का है। ये सिस्टम काफी समय तक सही काम कर रहा था, लेकिन हाल ही में इसमें परेशानी ये आई कि 2008 में आर्थिक मंदी के बाद से लोगों की आय महंगाई के हिसाब से नहीं बढ़ी है। अब पूरी दुनिया का हाल यही है, इसीलिए सभी महंगाई की मार झेल रहे हैं। और सच कहें तो 2008 की आर्थिक मंदी आई इसलिए थी क्योंकि 2000 में जब .com बबल क्रैश हुआ तो उसे बचाने के लिए अमेरिका के फेडरल रिजर्व ने केवल 1% ब्याज पर लोन देना शुरू कर दिया था। इस लोन का फायदा कुछ और लोगों ने गलत तरीके से उठाया, पर बात यह है कि अमेरिका में हुई अमेरिकन द्वारा की गई गलती का भुगतान पूरी दुनिया ने किया। अगर 2008 की आर्थिक मंदी पर भी आप अलग से वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हाँ, इस सिस्टम का सबसे बेतुका उदाहरण जापान में लेकिन देखने को मिलता है, जहां जापान का सेंट्रल बैंक स्टॉक मार्केट में अब कंपनीज के शेयर खरीदने लग गया है। लेकिन उन स्टॉक को आखिर कोई बैंक कैसे खरीद सकता है जब उन्हें खरीदने के लिए बनाए जाने वाला पैसा वो खुद बनाता है? ऐसे कई और सवाल हैं जो एक्सपर्ट्स को चिंता में डाले हुए हैं और उन्हें लगता है कि एक दिन ये पूरा सिस्टम ही कोलैप्स कर जाएगा। इसलिए अमीर लोग बैंक में पैसा जमा करने के बजाय एसेट्स जैसे जमीन, तेल, सोने, हीरो और आर्ट्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करके रखते हैं। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।